दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि हाल ही में कुछ साल पहले जब वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका की बर्फ का अध्ययन किया जा रहा था, तब उसी दौरान उन्हें गलती से वहां बर्फ के नीचे एक रहस्यमयी मानव सभ्यता के सबूत मिले थे, जिसने साबित कर दिया कि अंटार्कटिका में भी एक समय पर मानव सभ्यता निवास किया करती थी। हालांकि ये इत्तेफाक से खोजी गई इकलौती मानव सभ्यता नहीं थी, क्योंकि इसके अलावा भी इस दुनिया में बहुत सी मानव सभ्यताओं के सबूत खोजे गए हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ प्राचीन मानव सभ्यताओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्लैक सार्कोफागस। दोस्तों, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में आर्कियोलॉजिस्ट को एक विशाल पत्थर की कब्र मिली है। यह कब्र काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। इसके अंदर 3 कंकाल और एक गंदा लाल रंग का लिक्विड मिला है। कहा जा रहा था कि यह लिक्विड कोई जादुई रस है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि यह कोई जादुई रस नहीं बल्कि नाली का पानी है। यह कब्र बेहद रहस्यमयी है और अभी तक किसी को यह नहीं पता चला है कि यह कितनी पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह लगभग 2300 साल पहले दफनाया गया था। यह कब्र सिकंदर के मरने के बाद की है और तभी उसके जनरल्स को इजिप्ट विरासत में मिला था। इसके अंदर 3 छोटी शीट्स मिली हैं जिस पर कुछ ड्राइंग्स बनी हुई थी। एंशिएंट इजिप्शियन ज्वेलरी एक्सपर्ट जैक ऑगडन ने बताया कि यह बिना फन वाले सांप की ड्राइंग शायद गॉडेस आइसिस को दर्शा रही हो और ये विजय चिन्ह शायद प्रजनन क्षमता और पुनर्जन्म से संबंधित हो। और तीसरी तस्वीर में अफीम के पौधे में से एक बीज निकल रहा था और इसे लेकर तो जैक ऑगडन भी कंफ्यूज है कि आखिर ये किससे संबंधित है। यहाँ और भी कई हैरान करने वाली चीजें हैं, जैसे उन कंकालों में से एक के स्कल में छेद था। ऐसा माना जा रहा है कि शायद इसने ट्रैफिनेशन सर्जरी कराई हो। अभी तक पता नहीं चला है कि ये तीनों कंकाल किसके हैं और इन्हें इतनी विशाल कब्र में क्यों दफनाया गया था। एंटायरली न्यू स्पीशीज। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में खोज कर रही थी। उसी दौरान उन्हें गलती से वहां कुछ ऐसा मिला जिसके होने के बारे में पहले सोचा नहीं गया था। उन्होंने देखा कि वहां एक पूरा सिविलाइजेशन हुआ करता था और इंसान की कोई अलग और विचित्र स्पीशी वहां पाई जाती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसानों का इवोल्यूशन पूर्वी अफ्रीका से हुआ था लगभग 200 से 300 हजार साल पहले। क्या आपको पता है कि इससे भी पहले लगभग इंसान जैसे दिखने वाली प्रजाति पाई जाती थी, जिन्हें होमिनिन्स के नाम से जाना जाता था। वास्तव में तो ये प्रजाति मॉडर्न इंसानों की प्रजाति के साथ ही में पाई जाती है। एक बहुत बड़ी पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर ली बर्गर ने गलती से कंकाल की हड्डियों के कुछ टुकड़े को देखने के बाद इस राइजिंग स्टार गुफा की खोज शुरू कर दी और उन्होंने इन टुकड़ों को होमो नैलिडी का नाम दिया, जो कि इंसान के कोई पूर्वज जैसा प्रतीत हो रहा था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये प्रजाति बहुत हद तक इंसानों जैसी दिखती है, पर इनका कद काफी छोटा है। छोटा सर और चेहरा इंसानों से काफी अलग था। एक विचित्र और मजेदार बात तो ये है कि ये 300 हजार साल पहले पाए जाते थे, मतलब होमो सेपियंस के साथ साथ ही। कॉफिन बर्थ। अब हम आपको अब तक की सबसे शॉकिंग डिस्कवरी के बारे में बताने जा रहे हैं। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके हिसाब से इस औरत ने बच्चे को कॉफिन के अंदर जन्म दिया था। ये एक मिडीवल ग्रेव है और ये अवशेष या तो 7th या फिर 8th सेंचुरी के हैं, जब प्रेग्नेंट औरत की मौत हुई और उसे उस हिमालय के छोटे से इटालियन टाउन में दफन कर दिया गया। और जब 2002 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस कब्र को खोजा तो इसमें बच्चे के शरीर के अवशेष भी थे। औरत ने मरने के बाद इस बच्चे को जन्म दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस औरत की उम्र 25 से 35 साल के बीच थी और अपनी गेस्टेशन के 38वें हफ्ते में थी। इस औरत के स्कल में एक छोटा सा होल भी मिला है, जो ट्रिपेनेशन नाम की एक तरह की सर्जरी के दौरान किया जाता था, जो कई तरह की बीमारियों में की जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है या तो इस औरत की मौत सर्जरी की वजह से हुई होगी या फिर उस बीमारी से जिसकी वजह से ये सर्जरी की गई थी। द किलाउडी सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा दक्षिण भारत में पुराना जंग लगा लोहे का खंजर खोजा गया। ये खंजर तमिलनाडु के पास पाई जाने वाली किलाउदी सिविलाइजेशन का सुराग है, जो काफी समय पहले लुप्त हो गई थी। खंजर की लंबाई 16 इंच की है, जो कि एक कलश से बरामद किया गया है। कलश के साथ साथ कई कंकाल भी वहां दफने हुए थे। हालांकि खंजर 2 हिस्सों में टूट गया था, लेकिन लकड़ी का हैंडल अभी भी बरकरार था, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि 600 साल वर्ष पहले इस तरह के खंजर योद्धाओं द्वारा प्रयोग किए जाते थे। इसके अलावा 25 और कलश खोजे गए थे, जिसमें से कुछ कलश में हथियार थे और कुछ कलश में से हड्डियां बरामद की गई थी। माना जाता है कि ये वस्तुएं किलाउदी सभ्यता द्वारा छोड़ी गई थी, जो कि काफी समय तक कब्रिस्तान का हिस्सा थी। माना जाता है कि ये लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के वंशज थे और जब इनका पतन हुआ तो कुछ लोग नए सिरे से शुरुआत करने के लिए दक्षिण की ओर चले गए होंगे। द नेराजिक सिविलाइजेशन। अगर हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में कुछ भी पता चलता है तो ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार ही है, क्योंकि कोई भी सुराग नहीं छूटे थे इस सभ्यता के बाद
और जो भी सबूत मिले हैं वो भी गलती से। हालांकि हम नहीं जानते कि उस समय के लोग खुद को क्या बुलाया करते थे, वो कैसे रहते थे और वो विश्वास किस पर करते थे। लेकिन प्राचीन समय के दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा लिखी गई टेस्टिमोनी से हम सिर्फ इतना ही जान पाए हैं कि नेराजिक सिविलाइजेशन असल में कोई सभ्यता थी। कई लोगों द्वारा माना जाता है कि आज जो सार्डिनिया है उसमें नेराजिक सिविलाइजेशन समृद्ध हुई थी। रोमन द्वारा एक लिखित गवाही से पता चलता है कि नेराजिक सिविलाइजेशन कई सैकड़ों साल पहले ही नष्ट हो गया था। जब रोमन का साम्राज्य वहां तक पहुंचा तब तक वहां नेराजिक सिविलाइजेशन जैसी कोई भी सभ्यता नहीं थी। पर यह किसी को नहीं पता कि यह सभ्यता किसी आइलैंड पर थी या कोई अन्य जमीन पर, जिस कारण ये आज भी बहुत से लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। सन 2001 में ईरान में आई बाढ़ के कारण कब्रिस्तान के प्राचीन समय के खंडरों से पर्दा हट गया, जो प्राचीन समय के भूले हुए ब्रॉन्ज युग की संस्कृति द्वारा बनाए गए थे। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के हिसाब से ये संस्कृति मेसोपोटामिया संस्कृति के साथ विकसित हुई। हालांकि इन खंडरों की खोज गलती से हुई थी और 2001 में प्राचीन रहस्यमय वस्तुओं को लोकल एंटिक्विटीज मार्केट्स के द्वारा ऑनलाइन दर्शाया गया था, जिसमें हथियार, मिट्टी के पात्र, पानी पीने के पात्र, गहने और बोर्ड गेम्स भी शामिल थे, जो कि असामान्य चित्रों से सजे हुए थे और ये आर्कियोलॉजिस्ट की समझ से भी परे था। वहाँ पर बहुत से मंदिर और महल बने हुए थे जिनका परिचय देना मुश्किल था, पर आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों कुछ नहीं लग पाया। बाद में 2002 में पुलिस द्वारा पता लगाया गया कि स्थानीय लोगों द्वारा खंडहर में मौजूद कीमती मूर्तियों को पहले ही चुरा लिया गया था और उन्हें तेहरान के बाहर दुनिया भर के अमीर लोगों को बेचा गया। यही वजह है कि 2001 में आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन समय के ज्यादा सबूत हाथ नहीं लगे और न ही उनको ये पता लग पाया कि किसके द्वारा ये कब्रिस्तान बनाए गए थे। पर यह तो कहा जा सकता है कि यहाँ पहले कोई संस्कृति हुआ करती थी। उरार्टू कासल। पूर्वी टर्की में एक अभियान के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा गलती से एक प्राचीन महल के कुछ अवशेष खोजे गए, जो कि लगभग 8200 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ पर स्थित थे। और क्या आपको पता है कि इस खोज के बाद आर्कियोलॉजिस्ट भी दंग रह गए जब उन्होंने प्राचीन दीवारों को देखा कि वहां पर चीनी मिट्टी के बने पात्र के कुछ टुकड़े भी मौजूद थे, जहां से महल थोड़ी दूरी पर स्थित था, जिसमें नींव के अलावा कुछ और मौजूद नहीं था। माना जाता है कि यह महल 2800 साल पुराना है और यहाँ पर उरार्टू सिविलाइजेशन का कब्जा हुआ करता था। यह सभ्यता उरार्टू के साम्राज्य और वैन के साम्राज्य के नाम से जानी जाती थी। माना जाता है कि इनका एक्सपीडिशन बिगफुट। हाल ही में एक अभियान के दौरान एक जंगल में अमेरिका का सबसे बड़ा राक्षस के होने के सबूत मिले हैं। जब एक्सप्लोरर रसल एकॉर्ड ओरेगन के जंगलों में एक प्रिमेटोलॉजिस्ट और एक कंप्यूटर इक्विपमेंट के साथ वहां उस राक्षस के होने के सबूत खोजने गए, तो उन्हें वहां बड़े बड़े पैरों के निशान मिले और कई घोंसले बनाने की जगहें भी मिली। साथ ही वहां रात के समय कई अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उन्होंने इस जगह के 90,000 एकड़ को एक्सप्लोर कर लिया, जिसमें उन्हें 3 हफ्ते लगे। बिगफुट एक विशाल बंदर जैसा प्राणी है जो शायद विलुप्त हो चुके किसी गाइगेंटोपिथेकस की तरह हो, जो लगभग 10 फीट लंबा और जिसका वजन 272 किलोग्राम था। मशहूर चिंपैंजी एक्सपर्ट जेन गूडॉल ने भी कहा इस प्राणी के होने की संभावना तो है, पर अफसोस इस अभियान में एक्सप्लोरर्स को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वो दोबारा केंटकी में इसे खोजने गए और उन्हें वहां इसके कुछ सबूत भी मिले हैं, जैसे बड़े पैरों के निशान और एक लकड़ी के घोंसले जैसा कुछ, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी विशाल बंदर ने बनाया हो। पर यहाँ भी जीवन काल भी काफी छोटा था। ये सभ्यता 860 बीसी में आई थी और लगभग 590 बीसी में लुप्त हो गई थी। खैर, आज तक कोई नहीं जानता कि ये सभ्यता कैसे लुप्त हुई थी। द लैंड ऑफ पंट। पंट की ये जमीन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए लगभग 150 साल से रहस्यमय बनी हुई है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी तो नहीं है, पर यह अटलांटिस के समान काफी रहस्यों से भरी हुई है। हाल ही में कुछ सालों पहले आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ममीफाइड बबून्स को तराशा गया और उनके द्वारा नक्शे पर खोजा गया। तब उन्होंने पाया कि असल में ये ममीफाइड बबून्स इजिप्ट में पाए जाते हैं, लेकिन इनका डीएनए वास्तव में विदेशी भूमि से आया था, जो कि पंट के नाम से जानी जाती है। हालांकि इतिहासकार इस भूमि के बारे में जानते थे, क्योंकि इसका उल्लेख प्राचीन मिस्र में लिखा गया था और उन्होंने इसे महान धन और शक्ति के एक आकर्षक स्थान बताया था। और बबून्स की बात करें तो ये प्राचीन मिस्र में पूजे जाते थे और कभी कभी उनका बलिदान करके उन्हें ममी में बदल दिया जाता था। हालांकि इन प्राचीन लेखों में मिले विवरण के अलावा अभी तक ऐसी कोई सभ्यता के सबूत नहीं पाए गए हैं। द चार्ल मैग्नी चेसमैन। दोस्तों, द चार्ल मैग्नी चेसमैन 11वीं सेंचुरी के आइवरी चेस पीसेस हैं। फ्रांस के पेरिस में मौजूद इस चेस में ओरिजिनली 30 पीसेस थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सिर्फ 16 ही ठीक कंडीशन में बचे हैं।
ल्यूइस चेसमैन के अलावा ये मिडिवल पीरियड के सबसे सिग्निफिकेंट चेस सेट के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये चेसमैन कैलिफन राशिद की तरफ से शार्ल मैग्न को एक तोहफे की तरह दिया गया था। इस चेसमैन पर 8 कार्विंग्स हैं और ये लगभग 6 इंच का है, जिसमें किंग का वजन लगभग 2.5 पाउंड है। इनमें से कुछ पर अभी भी रेड पेंट लगा हुआ है। मॉडर्न चेस में हम जिसे बिशप कहते हैं, वो 4 हाथियों के जैसा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर काफी नोटिसेबल है और इनमें मौजूद ह्यूमन फिगर्स ने नॉर्मल स्टाइल के अटायर पहने हुए हैं, जिसमें कुछ यूरोपियन, अरेबिक, इस्लामिक और बाइजेंटाइन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस दिखाई दे रहे हैं। ये आर्टिफैक्ट मॉडर्न चेस को भी कुछ हद तक डिफाइन कर रहा था। इन चेसमैन के साथ एक और लार्ज एलिफेंट भी शामिल है, जिसे एलिफेंट ऑफ शार्ल मैग्न कहा जाता है। पर इस एलिफेंट पीस का इस चेस गेम में क्या काम है, ये तो किसी को नहीं पता है। बैडलैंड्स गार्डियन। दोस्तों, बैडलैंड्स कनाडा के अल्बर्टा के साउथ ईस्ट बॉर्डर पर स्थित है। बैडलैंड्स एक डेजर्ट एरिया है और कनाडा का सबसे अनोखा हिस्सा है। साल 2005 में लिन हिककॉक्स नाम के व्यक्ति ने गूगल अर्थ के जरिए कुछ ऐसा खोज निकाला जिससे साइंटिस्ट भी हैरान हैं। उन्होंने एक आदमी की नक्काशी को खोजा जो सिर पर एक टोपी पहने था और पश्चिम की ओर मुंह किए हुआ था, पर इसे सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता था और जब बैडलैंड्स में देखा गया तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। गूगल के जरिए मिली हजारों रहस्यमयी चीजों में से ये बैडलैंड्स गार्डियन सबसे अद्भुत है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये नक्काशी वहां ड्रेनेज की वजह से हुई है। पर क्या ये वाकई सच है? क्योंकि बैडलैंड्स गार्डियन ब्लैकफुट ट्राइब, जिसे सिस्का फर्स्ट नेशन पीपल के नाम से भी जाना जाता था, उनका घर बना हुआ था। यूरोपियंस के वहां आने से पहले ये लोग सदियों तक वहां रहते थे और ये बिल्कुल मुमकिन है कि इन्हीं लोगों ने ये नक्काशी की हो। सिविलाइजेशन अंडर द आइस। एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक बहुत ही विचित्र और अविश्वसनीय खोज रिसर्चर्स द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बर्फ के नीचे एक ऐसे शहर की खोज की गई जो कि बहुत समय पहले लुप्त हो चुका था। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में एंटार्क्टिका महाद्वीप की बर्फ में केवल वैज्ञानिक ही रहा करते हैं, लेकिन एक सिद्धांत के दावे के अनुसार प्राचीन लोग न केवल एक बार एंटार्क्टिका में रहा करते थे, बल्कि वहां पर एक पूरी सभ्यता मौजूद थी। इसी बात को साबित करते हुए एक संकेत सामने आया, जिसमें इंटरनेट खोजी लोगों ने गलती से टुंड्रा से चिपके हुए एक पिरामिड की खोज की थी और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा सबूत जो साबित करता है कि यहाँ पर लोगों का निवास हुआ करता था। ये पिरामिड्स काफी बड़े आकार के हैं, जो कि अब बर्फ के नीचे छुपे हुए हैं। कुछ सिद्धांतों के हिसाब से जैसे जैसे अंटार्कटिका की बर्फ जमती जा रही है, वैसे वैसे लोगों ने भूमिगत शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। FBI मम्मी मिस्ट्री। 2009 में बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में कुछ आर्टिफैक्ट्स प्रदर्शित किए गए। ये आर्टिफैक्ट्स लगभग 100 साल पहले देयर एल बर्शा नाम की साइट पर एक टूम से मिले थे। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला रेलिक्स एक ममीफाइड सीवियर्ड हेड था, लेकिन ये किसका था इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। पर आखिरकार FBI ने इस 4000 साल पुराने आदमी के सिर को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये मिडिल किंगडम के एक लोकल गवर्नर का था। चूंकि गवर्नर को उसकी वाइफ के साथ दफन किया गया था, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये हेड गवर्नर का है या उसकी वाइफ का। फाइनली FBI ने इस हेड से DNA सैंपल लेकर आइडेंटिफाई किया कि ये एक मेल का हेड है। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी इजिप्शियन मम्मी की DNA टेस्टिंग हुई हो, लेकिन यह मम्मी मिस्ट्री अभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। होर्ड ऑफ रोमन प्यूटर। सितंबर 2022 में इंग्लैंड के ह्यूस्टन वेस्टर्न सफोल्क में एक होर्ड मिला था जो रोमन टाइम पर यूज किए जाने वाले प्यूटर मेटल का बना हुआ था। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये प्यूटर मेटल टिन और लेड का एक एलॉय है। ये होर्ड मेटल डिटेक्टरिस्ट मार्टिन वाइट को एक रैली में खोज करते हुए मिला और कहा जा रहा है कि ये वेसल्स 4th सेंचुरी के हैं। इस होर्ड में एक स्टैक ऑफ प्लेट्स और प्लैटर्स हैं, जिस पर छोटे छोटे बोल्स और एक कप भी है। साथ ही इसमें और डिशेस और बोल्स भी मौजूद हैं। इतने सालों से जमीन में दबे होने के कारण ये वेसल्स आपस में ही जुड़ गए थे और इन पर रस्ट भी आ गई थी। साथ ही ये काफी डेलिकेट भी हो गए थे। सफोल्क आर्कियोलॉजिकल सर्विस के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें बड़ी ही सावधानी से अलग किया था। ये दर्शाता है कि इतने साल पहले भी लोग कम्युनल डाइनिंग प्रैक्टिसेस में बिलीव करते थे और साथ में बैठकर खाया करते थे। कि सेम टाइम पर एक ही नाम के 2 गवर्नर इसी एरिया में थे, तो ये हेड उनमें से किसका है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। द माया डॉग ट्रेड। हाल ही में ग्वाटेमाला की एक एंशिएंट माया साइट पर मिले एनिमल्स की बोन्स को और टीथ पर हुई एक स्टडी में सामने आया है कि यहाँ पर अमेरिका में सबसे पहले डॉग ट्रेड होता था, यानी माया लोग कुत्तों के सबसे पहले ट्रेडर्स हुआ करते थे। इसके अलावा 3000 साल पुरानी इस साइट पर एनिमल सैक्रिफाइस के भी अवशेष मिले हैं। हालांकि एनिमल्स को पालने के सुराख तो करीब 9000 साल पहले से मिलते हैं,
लेकिन एशिया और यूरोप के देशों में अमेरिका के लोग तब खेती किया करते थे। यहाँ तक कि इन एनिमल्स की डाइट भी कॉर्न बेस्ड होने के सबूत मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये लोग इन एनिमल्स का यूज खेती या अपने भोजन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सैक्रिफिशियल यूज के लिए करते थे, यानी मायान्स इन जानवरों को सिर्फ बलि देने के लिए ही पाला करते थे। थियोपैत्रा केव। लगभग 1,30,000 साल पहले थियोपैत्रा केव में ह्यूमंस रहा करते थे। यह आर्कियोलॉजिकल साइट ग्रीस के मेटियोरा में स्थित है। पिछले कुछ सालों में यहाँ कई एक्सकेवेशन कार्य किए गए थे। इन्हीं एक्सकेवेशंस के दौरान मिले एविडेंस के बेसिस पर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि मिडिल पैलियोलिथिक से नियोलिथिक एरा के टाइम में यहाँ पर अनइंटरप्टेड ह्यूमन हैबिटेशन हुआ करता था। इस केव में दुनिया की सबसे पुरानी दीवार है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये वॉल 23,000 साल यानी लास्ट ग्लेशियल एज के टाइम बनाई गई थी। शायद इसे अर्ली इनहैबिटेंट ने मिट्टी और क्ले का यूज करके बनाया होगा। ये वॉल सबसे पुराना ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है। आयरन एज होर्ड। जर्मनी के श्मेलेनबर्ग में आयरन एज के समय के एक आर्टिफैक्ट्स का ढेर खोजा गया। वॉलबर्ग विल्जनबर्ग केव 300 बीसी के समय की है, जब जर्मनी में आयरन एज प्री रोमन्स का राज था। हालांकि आज इस साइट पर कुछ रेज्ड एम्बैंकमेंट्स और क्रम्बलिंग स्टोन्स के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बचा है। 1950 में यहाँ आयरन एज हथियारों का ढेर पाया गया, जिसमें स्पीयर टिप्स, लैंस टिप्स के अलावा कई तलवारें भी थीं। हाल ही में यहाँ पर फिर से घोड़ों की नालें, शील्ड्स और कई अन्य तलवारें पाई गई। यहाँ मिले स्वॉर्ड्स की खास बात यह थी कि ये सभी तलवारें मुड़ी हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि युद्ध जीतने वाली सेना ने हारने वाली सेना की तलवारें मोड़ दी होंगी और ये मुड़ी और नष्ट तलवारें हारी हुई सेना की कमजोरी को दर्शाती है। लेकिन ये बैटल किन दो ग्रुप्स के बीच हुई थी, इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो ये युद्ध किन दो ग्रुप्स के बीच हुआ, इसे किसने जीता और ये स्वॉर्ड्स किसकी हैं, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। रेयर मेडिवल नाइफ। स्कॉटलैंड में एक मेटल डिटेक्टरिस्ट ने मेडिवल एरा की एक नाइफ खोज निकाली। ये नाइफ अभी भी अपनी ओरिजिनल शीथ में थी। क्रेग जॉनस्टन जब एडिनबर्ग के जंगलों में घूम रहे थे तब उन्हें ये नाइफ मिला। काफी रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि जिस जगह उन्हें ये मेडिवल नाइफ मिला था वो 1666 में हुई एक बैटल के किए एस्केप रोड का था। ये बैटल स्कॉटिश केप मेड ऑफ बर्ड फेदर्स। दोस्तों, एक केप 6 फीट का है और हजारों बर्ड फेदर्स से बना हुआ है। इन फेदर्स को एक पतली रस्सी की मदद से एक साथ बांधा गया है और कहा जा रहा है कि ये केप ट्यूपिन नाम्बा के फेदर से बनी हुई है। स्कॉलर्स बताते हैं कि ये 17वीं सेंचुरी में ब्राजील के इंडिजीनियस पीपल द्वारा बनाई गई हो सकती है और इसमें फेदर के साथ साथ शायद कुछ वेजिटेबल फाइबर्स भी यूज किए गए हैं। आज के समय में इस तरह के सिर्फ 11 केप ही मौजूद हैं जो 16th और 17th सेंचुरी के हैं और ये सारे ही यूरोपियन कलेक्शंस में मौजूद हैं। लेकिन ये केप्स ट्यूपी नाम्बा लोगो और उनकी यूरोप आने की जर्नी के बारे में कई इंटरेस्टिंग सवाल उठाते हैं। साथ ही ये सवाल ये भी है कि आखिर ये केप्स क्यों बनाए गए होंगे और इनका क्या काम हो सकता है। उस एरा के कुछ यूरोपियन ऑब्जर्वर्स बताते हैं कि ये फेदर्स ऑब्जेक्ट स्पेशल ओकेजन्स पर पहने जाने वाला एक लग्जरी क्लोथ हुआ करता था। वहीं कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये केप्स उन लोगों के रिलीजियस बिलीफ से जुड़े हो सकते हैं, जिससे ये टुपिनाम्बा पीपल मानते थे कि ये बर्ड्स इस मटेरियल और इममटेरियल वर्ल्ड को एक साथ जोड़ता है और ये इन लोगों को इंसान से ऐसे बर्ड लाइक क्रीचर्स में बदल सकते थे जिनके पास कई सुपरनैचुरल पावर्स भी थी। अब ये सच है या नहीं, ये तो आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। कॉवेनेंटर्स ने छेड़ी थी जिन्हें चार्ल्स II की रिलीजियस पॉलिसीज पसंद नहीं थी, लेकिन बाद में इन रिबेल कॉवेनेंटर्स को मुंह की खानी पड़ी और बैटलफील्ड से भागना पड़ा और उसी दौरान इस एस्केप रूट में किसी रिबेल कॉवेनेंटर्स की नाइफ छूट गई होगी। ये नाइफ काफी डेकोरेटेड थी। स्कॉटिश लॉ के हिसाब से अगर किसी मेटल डिटेक्टरिस्ट को कोई आर्टिफैक्ट मिलता है तो उसे वो आर्टिफैक्ट गवर्नमेंट को ही देना होगा। क्रेग ने भी यही किया। जापानीज आर्मर। जापान में कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान वर्कर्स को एक 1500 साल पुराना टूम मिला। आर्कियोलॉजिस्ट को इसमें से एक बड़ा सा पत्थर का बना हुआ कॉफिन, कुछ ह्यूमन रिमेन्स और एक आर्मर मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि इतने साल पुराना होने के बावजूद आर्मर अच्छी तरह संरक्षित था। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये सभी अवशेष किसी लोकल चीफटेन के रहे होंगे। ये आर्मर एक तरह की सिंगल ब्रेस्ट प्लेट थी जिसे टैंको कहा जाता था। हिस्टोरियंस का कहना है कि ये आर्मर इंपीरियल कोर्ट यामातो की तरफ से इस व्यक्ति को गिफ्ट में मिला होगा। उनका अनुमान है कि ये टूम जिस भी व्यक्ति के हैं वो जरूर उस समय का पावरफुल लीडर रहा होगा जो इंपीरियल कोर्ट को डायरेक्टाइज करता था। ये ग्रेव जापान के कोफुन पीरियड यानी कि 3rd से 7th सेंचुरी के बीच के समय की है। इस ग्रेव से 20 बरियल एक्सेसरीज मिली हैं जो एरिया में किसी भी रॉक टूम में मिली एक्सेसरीज की तुलना में काफी ज्यादा है। एक्रोटरी द रियल एटलांटिस। सेंटोरिनी के ग्रीक आइलैंड पर मौजूद एक्रोटरी का 3600 साल पुराना प्राचीन शहर
जो कि एटलांटिस के वास्तविक जीवन को दर्शाता है। पर क्या आपको पता है कि ये शहर पहले काफी लोगों से भरा रहता था, लेकिन 1650 बीसी में हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पूरा शहर तहस नहस हो गया और वहां से जीवन पूरी तरह से हट गया। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ मिनोअन सिविलाइजेशन हुआ करता था, पर ज्वालामुखी से निकलने वाली राख इतनी मोटी थी कि इसने 2 साल तक ग्रह की परिक्रमा लगाई और पूरे धरती के तापमान पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर मौजूद सभ्यता पर इस विस्फोट का क्या परिणाम हुआ होगा। हालांकि वहां पर मौजूद राख में विभिन्न प्रकार के आर्टिफैक्ट्स और एक समृद्ध राज्य के कुछ अवशेष पाए गए, जिससे पता चलता है कि वहां पर रहने वाले लोग बहुत ताकतवर और अमीर हुआ करते थे। टक्सन आर्टिफैक्ट्स। साल 1924 में चार्ल्स मैनियर और उनके परिवार को एरिज़ोना के पिक्चर रॉक्स के पास 31 लेड की चीजें मिली हैं। इनके बारे में कहा जा रहा था कि इन्हें मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था और ये 1st सेंचुरी में अटलांटिक से अमेरिका आए थे, पर बाद में इस बात को झूठ कह दिया गया था। इन चीजों में कई क्रिश्चियन क्रॉसेस और तलवारें थी, साथ ही कुछ अवशेष थे जिसमें हिब्रू या लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। इनमें सबसे अजीब एक डायनासोर की छोटी सी मूर्ति थी। यहाँ पाई गई तलवारों में से एक पर लिखा था कैललस द अननोन लैंड। चार्ल्स का मानना था ये एरिज़ोना में रहने वाले ट्राइब के हो सकते हैं। इनमें से कई चीजों पर 790 से 900 के बीच के रोमन नंबर्स लिखे हुए थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि ये अवशेष 1000 साल पुराने हैं। अजीब बात यह थी कि वहां इन आर्टिफैक्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं था, ना कोई इंसानों के अवशेष, ना ही किसी एंशिएंट शहर के अवशेष। बाद में इन्हें एरिज़ोना स्टेट म्यूजियम द्वारा ले लिया गया और वहां के एक एक्सपर्ट ने इन्हें नकली बता दिया। एंशिएंट कोलंबियन ट्राइब्स। इंग्लैंड और कोलंबिया से आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट की गहराई में जाकर कुछ ऐसी खोज कर डाली जिसे देखकर वो खुद चौंक गए। उन्होंने देखा कि वहां पर हजारों विचित्र सी तस्वीरें मौजूद हैं, जो लगभग 8 मील की चट्टान पर बने हुए थे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये चित्र हिमयुग के समय के हैं और वो एक ऐसी सभ्यता को दर्शाते हैं जो हजारों वर्ष पहले लुप्त हो गई थी। मार्क रॉबिन्सन, जो कि एक रिसर्चर हैं, उनका कहना था कि जंगल में मौजूद कलाकृतियों की अफवाहें थी, लेकिन सामाजिक अशांति ने इस क्षेत्र को सीमा से बाहर कर दिया था। लेकिन फिर टीम ने एकजुट होकर जंगल में जाने का फैसला किया और खुशी की बात यह है कि उनको निराश नहीं होना पड़ा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये चित्र लगभग 12,500 साल पहले कोलंबिया के अमेज़न जंगल में आने वाले मनुष्य की सबसे पहली संस्कृति द्वारा बनाई गई थी। इन चित्रों के अलावा उन मनुष्यों के बारे में भी कोई और सबूत नहीं पाए गए और न ही कोई जान पाया कि इन्हें क्या कहकर पुकारते थे। सिविलाइजेशंस इन स्पेस। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारे रिसर्चर्स अंतरिक्ष में जीवन की खोज कर रहे हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने अपनी आकाश गंगा में प्राचीन सभ्यता की खोज कर ली है। एस्ट्रोनॉमी और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का उपयोग करके कैलटेक के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा हमारी आकाश गंगा में जीवन का संभव मॉडल बनाने की कोशिश की गई है और उन्हें समझ आया कि अन्य ग्रहों पर जो भी सभ्यताएं मौजूद थी वो पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। अध्ययन के लेखकों ने कुछ प्रमुख कारकों जैसे कि हमारे अपने सूर्य और हमारी पृथ्वी जैसी ग्रहों के साथ साथ सुपरनोवा जैसी घातक गांगेय घटनाओं को देखा। फिर उन्होंने इस संभावना में तथ्य किया कि बुद्धिमान जीवन सही परिस्थितियों में विकसित होगा। एक निश्चित समय के बाद उन्नत सभ्यताओं की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति को अपने आप में जोड़ लिया। ये हमारी आकाश गंगा के गांगेय केंद्र से लगभग 13,000 प्रकाश वर्ष के आसपास सभ्यताओं के उभरने की संभावना को दर्शाता है। हमारे ग्रह की तुलना करने के लिए केंद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि अन्य सभ्यताएं शायद हमारी आकाशगंगा में मौजूद थीं, लेकिन वो पहले ही गायब हो गए और वो कहते हैं कि अन्य सभ्यताएं अभी भी मौजूद हो सकती हैं। स्टोनहेंज ऑफ द नेदरलैंड्स। दोस्तों, 2017 में नेदरलैंड्स के टील में आर्कियोलॉजिस्ट को एक 4000 साल पुराना धार्मिक स्थल मिला है जिसे डच स्टोनहेंज नाम दिया गया। एमराल्ड माइनिंग नेटवर्क। इजिप्शियन ईस्टर डेजर्ट में हुए नई आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में कुछ बहुत ही शॉकिंग चीजें सामने आई हैं। इस एरिया को पिछली सदी में एमराल्ड माइनिंग का हॉटस्पॉट माना जाता था, लेकिन 2018 से पहले यहाँ कोई बड़े एक्सकेवेशन कार्य नहीं हुए थे। लेकिन जब 2018 से 2020 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट ने सिकाइट नाम की साइट पर फोकस किया तो उन्हें ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। इनमें से एक स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग थी। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इसे 1st से 5th सेंचुरी के बीच में टेंपल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा यहाँ से 19 सिक्के, इंसेन बर्नर्स, आश्चर्यजनक फिगरिंग्स भी मिली हैं, जिन्हें देखकर यह लगता है कि इस मंदिर को रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज किया जाता होगा। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी
कि यह मंदिर एक बड़े कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था जिसे एमरल्ड माइनिंग के लिए यूज किया जाता था और यहाँ एक रहस्यमय कब्रों का टीला और सौर पंचांग पाया गया है। ये धार्मिक स्थल और कुछ नहीं, बस एक बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ लगभग 60 लोगों के कंकाल मिले हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। ये भूमिगत मार्गों से उभरे हुए थे और इसमें 2 संक्रांति थी और ये इस तरह बना था जिसमें दोनों संक्रांतियों को उगते सूरज ने सही ढंग से रोशन किया हुआ था। इसे बिल्कुल इंग्लैंड के स्टोनहेंज जैसा ही बनाया गया है। इस जगह की खास बात यह है कि नेदरलैंड्स में इस जैसी कोई और साइट आज तक नहीं पाई गई है। इस साइट का मुख्य टीला 65 फीट चौड़ा है और साथ ही यहाँ 2 और टीले हैं जिनमें भी कंकाल मौजूद है। इस साइट की सबसे अजीब बात यह थी कि इसके मुख्य टीले में एक कांच का मनका था और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इसे मेसोपोटामिया से लाया गया था। ये आज से 2000 साल पहले मेसोपोटामिया और नेदरलैंड्स के संबंधों को दर्शाता है। ब्रेन्स। जर्नल साइंस में पब्लिश एक स्टडी के हिसाब से अर्ली ह्यूमंस का ब्रेन बिल्कुल एप्स यानी लंगूरों जैसा होता था और स्टडी में ऐसा पाया गया है कि इंसानों ने सिर्फ 15 लाख साल पहले ही थिंकिंग स्किल्स डेवलप की है। इसका मतलब होमोजेनिस के डेवलप होने के सिर्फ 10 लाख साल पहले। साइंटिस्ट ने दुनिया भर में लगभग 40 एंशिएंट फॉसिलाइज्ड स्कल्स और एप्स के स्कल को कंपेयर किया, तब जाकर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था। हालांकि ये स्टडी भी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि ह्यूमन ब्रेन फॉसिलाइज नहीं होता, इसीलिए उसे स्टडी करने का एकमात्र तरीका है स्कल्स पर बने ब्रेन के इम्प्रिंट्स। लाइफ साइंसेस के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन का फ्रंटल लोब यानी कि वो हिस्सा जो कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करता है यानी कि टूल यूज, लैंग्वेज वगैरह को समझता है, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो के ट्रांजिशन के बीच डेवलप हुआ जो कि लगभग 2,80,000 साल पहले। फोर्थ पिरामिड। दोस्तों, अबू रावाश की पहाड़ी जो पिरामिड ऑफ गीजा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इस पहाड़ी पर पिरामिड ऑफ जेरेफर के अवशेष मौजूद हैं। आपको बता दूं कि जेरेफर खुफू जिसने द ग्रेट पिरामिड बनवाया था उसका बेटा था। जहां खुफू का पिरामिड आज तक 483 फीट ऊंचाई के साथ सलामत खड़ा है, वहीं उसके बेटे का यह पिरामिड कुछ प्रभावशाली नहीं था। जेरेफर अपने पिरामिड को काफी बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन ये कभी पूरा न बन सका। आज इस पिरामिड के सभी अवशेष लगभग 30 फीट के पत्थर के सबसे निचले स्तर के हैं। 19वीं सेंचुरी में कई बार इस पिरामिड पर एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की है, पर आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं सका है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह अपनी ओरिजिनल हाइट से लगभग आधा ही बन पाया था और कुछ तो इसे पिरामिड ही नहीं मानते। इनके हिसाब से ये कोई सोलर टेम्पल है। पेरिस के लॉवरे के डॉक्टर माइकल बॉब कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ क्वार्ट्जाइट के टुकड़े मिले हैं जिन्हें सूर्य से जोड़ा जाता है और ये सूर्य प्रेमियों द्वारा बनाया एक सांस्कृतिक मंदिर हो सकता है। आज 4500 साल बाद भी ये एक रहस्य बना हुआ है। हुआ था। मॉडर्न सिटी स्कैन टेक्निक से साइंटिस्ट ने ह्यूमन स्कल से अंदर का स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट बनाया और वो ये बताने में सफल हुए कि होमो इरेक्टस का फ्रंटल लोब एप्स जैसा ही होता था। स्वेटिंग फंगाई। दोस्तों, साइंटिस्ट ने हाल ही में एक बेहद अजीब बात पता की है कि मशरूम्स को भी पसीना आ सकता है। जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्टुरो कैसाडेवल भी इस रिसर्च का हिस्सा थे, जिसे फंगाई स्वेट नाम दिया गया। साइंटिस्ट ने एकदम बारीक डिटेल्स पकड़ने के लिए इंफ्रारेड कैमरास से तस्वीरें ली। उन्होंने इन कैमरास का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उन्हें वहां मौजूद हर मशरूम का टेम्परेचर जानना था। जब साइंटिस्ट ने इन तस्वीरों में देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि मशरूम्स अपने आसपास की जगह के टेम्परेचर से ठंडे पड़ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान पसीने के जरिए और एक कुत्ता हांफते हुए ठंडा पड़ता है। फिर साइंटिस्ट की टीम ने और भी कई तरह की फंगाई पर रिसर्च की और अंटार्कटिका में भी उन्होंने देखा कि इतने ठंडे एरिया में भी कैसे ये फंगाई उनकी सतह से पानी लेकर ये इवेपो ट्रांसपिरेशन करता है। आसान भाषा में कहूं तो कैसे इन्हें पसीना आ सकता है। और साइंटिस्ट ने तो एक मशरूम से पावर वाला एसी भी बना दिया, जिसमें उन्होंने पोर्टोबेलो और व्हाइट मशरूम्स का इस्तेमाल किया है और केवल 40 मिनट में ही ये एसी -7 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया था। लेकिन साइंटिस्ट को कोई अंदाजा नहीं है कि आखिर इन मशरूम्स को क्यों पसीना आता है। ब्लैक सैम बेलमी। ब्लैक सैम बेलमी एक अंग्रेज सेलर थे जो पायरेट बन गए। 1715 में उसने क्रू को इकट्ठा किया और कैरेबियन सागर में ट्रैवल करना शुरू किया। वो स्पेनिश खजाना चुराकर अमीर बनना चाहता था। उसने कुल 45 शिप्स लूटे थे। उसे समुद्र का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। वो अमीर शिप्स को लूटता था और उसके बाद स्लेव्स को अपनी शिप पर काम दे देता था। इस तरह की उदारता उस समय में बहुत रेयर थी। उसका शिप वायदा केप कोड के पास एक तूफान में फंसा और डूब गया। इसके साथ ही सैम बेलमी, उसका क्रू और खजाना सब डूब गया। बेलमी की बॉडी कभी खोजी नहीं गई। वायदा को 1982 में केप कोड में पाया गया था।
हाल ही में इससे 6 स्केलेटन पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इनको स्टडी कर रहे हैं और उनका अनुमान है कि इनमें से एक स्केलेटन बेलेमी का हो सकता है। उन्हें उस राक्षस के होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। वॉल्स ऑफ बेनिन। दोस्तों 11वीं सेंचुरी में बेनिन एम्पायर अफ्रीका की सबसे ताकतवर सेना में से एक था। उन्होंने सदियों तक नाइजीरिया पर राज किया और उनकी कैपिटल में दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी से बनी हुई इमारतें भी थी। इस शहर में बेहद ऊंची ऊंची दीवारें बनी थी जो 400 साल वैसी ही रही जब तक साल 1897 में ब्रिटिश ने इसे तबाह कर दिया। ब्रिटिश ने लगभग 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक दीवारों का नामो निशान मिटा दिया। अफ्रीका का एक आखिरी एम्पायर खत्म हो गया और वहां की संस्कृति भी मिटने लगी। फ्रेड पियर्स ने न्यू साइंटिस्ट मैगजीन में लिखा कि यहाँ की दीवारें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से 4 गुना ऊंची हैं। साल 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बेनिन की दीवारों को दुनिया की सबसे ऊंची दीवारों की गिनती में शामिल किया गया था। हैंड ऑफ गॉड। अप्रैल 2018 में नॉर्दर्न इंग्लैंड विंडोलैंडा के रोमन फोर्ट की हेल्डियन वॉल के पास आर्कियोलॉजिस्ट को एक सॉलिड ब्रॉन्ज हैंड मिला है जो देखने में किसी छोटे बच्चे के हाथ जैसा ही है। सिर्फ 10 सेंटीमीटर के इस हाथ को बेहद डिटेल के साथ बनाया गया है और ये बिल्कुल किसी असली हाथ जैसा ही है जिसकी हथेली पर ओरिजिनली कुछ अटैच था, लेकिन अभी तक उसके बारे में उसका कुछ नहीं पता चला है कि वो क्या चीज थी और आज कहां है। द इनर सन। हाल ही में इटली के साइंटिस्ट की एक टीम ने बताया कि हमारी इस पृथ्वी के अंदर भी एक सूरज है और कहा जा रहा है कि ये सूरज पृथ्वी की 70% गर्मी का जिम्मेदार है। लेकिन मुख्य धारा के वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता और किसी भी साइंटिफिक थ्योरी से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी के अंदर एक सूर्य है। इटली की ग्रैंड सैसो नेशनल लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें पृथ्वी के अंदर से आ रहे हीट फ्लो के बारे में पता चला है। साइंटिस्ट ने एक बेहद एडवांस न्यूट्रिनो डिटेक्टर का इस्तेमाल किया है। यह डिवाइस सूर्य के अंदर मौजूद सोलर न्यूट्रिनोज जो रेडियो एक्टिव डिप्लेशन से बनते हैं उनके बारे में पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें पृथ्वी के अंदर भी ऐसे ही रेडियो एक्टिव सोर्सेस मिले हैं जो 47 टेरावाट्स की एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं। यह जिस भी चीज की वजह से पृथ्वी के अंदर से हीट आ रही है वो पृथ्वी के मैंटल लेयर में मौजूद है। ये चीजें कुछ भी हों पर एक सूर्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये भौतिक रूप से पृथ्वी पर संभव ही नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ तो है जिससे ये हीट आ रही है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वहां नीचे एक गुप्त महासागर है जिससे ये हीट उत्पन्न हो रही है। वो का मानना है कि शायद उसमें कोई पोल अटैच्ड हो जिससे वो भक्तों को ब्लेसिंग्स देते हो। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस हथेली पर जुपिटर डोलिकनस का एक छोटा एफिगी भी हो सकता है। खैर ये सब तो सिर्फ अंदाजे हैं और असलियत के बारे में अभी तक किसी को कोई द नारागेंसेट रूनस्टोन। दोस्तों यूएस के रोड आइलैंड पर एक 2.5 टन का पत्थर मिला है जिस पर 2 रो में र्यूनिक चित्र बने हुए थे। द न्यू इंग्लैंड एंटीक्विटीज रिसर्च एसोसिएशन ने इसमें बेहद दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने इसके बारे में जानने के लिए काफी स्टडी भी की। दोस्तों इसे असल में एक क्लैम डिगर ने 1984 में ढूंढा था जब वो नारागेंसेट घाटी पर अपना काम करने गए थे। 2012 में किसी स्थानीय व्यक्ति ने टूरिस्ट से परेशान होकर इसे चुरा लिया था, पर फिर 2013 में उसने ये लौटा दिया। फिर 2014 में एक स्थानीय व्यक्ति ने दावा किया कि ये पत्थर उसने 1964 में बनाया है, पर कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार वो पत्थर वहां उससे भी पहले से मौजूद था। आइसलैंड के वाल्डेमार सैमुएल्सा कहते हैं कि ये पत्थर 700 साल पहले वाइकिंग्स ने बनवाया था। अगर ऐसा है तो ये पत्थर वाइकिंग्स और अमेरिकन्स के बीच संबंधों को दर्शाता है। जानकारी नहीं है। प्रोस्थेटिक डिवाइस बिलोंगिंग टू 6th सेंचुरी। दोस्तों हमबर्ग ऑस्ट्रिया वैसे तो अपने स्टोन चर्चेज और थर्मल हॉट स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है, लेकिन विजिटर्स का मेन अट्रैक्शन वहां मिली आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। इन्हीं फाइंडिंग्स में से एक मिडिवल पीरियड की बरियल साइट से एक रिमार्केबल ग्रेव है जो कि किसी मिडिल एज आदमी का है। इस आदमी के स्केलेटन में उसके लेफ्ट फुट और एंकल को रिप्लेस करता एक प्रोस्थेटिक डिवाइस मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये प्रोस्थेटिक डिवाइस आज से लगभग 1500 साल पुराना है। समय के साथ ये डीके हो गया है और इसके सबूत के तौर पर सिर्फ एक आयरन रिंग और स्केलेटन के लेफ्ट पैर पर इस डीके के निशान ही बस मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ इजिप्शियन ममीज और कुछ रोमन ग्रेव्स भी इसी तरह के एग्जाम्पल हमारे सामने रखते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान हजारों सालों से इन प्रोस्थेटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। गिल्ट ब्राउन शूज। दोस्तों जब हम किसी चीज पर सोने का पानी चढ़ाते हैं तो उस चीज की वैल्यू तो बढ़ ही जाती है, साथ ही साथ उसे पहनने के बाद हम भी इम्पोर्टेंट फील करने लगते हैं। साउथ कोरिया के एक राजा ने तो अपने जूतों पर ही ये सोने का पानी चढ़वा लिया था। साउथ कोरिया के नाजू में खुदाई के वक्त अक्टूबर 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक चैम्बर टोम में ये गिल्ट ब्राउन शूज मिले। ये टोम किसका है ये तो किसी को नहीं पता,
लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बाकजी किंगडम पीरियड का हो सकता है। इन शूज पर सोने का पानी होने के साथ ही इनमें कुछ ड्रैगन्स, लोटस और गॉब्लिन जैसे डिजाइन्स बने हुए हैं। इन शूज के साथ ही उस टूम में इयररिंग्स, सेरेमिक्स, स्टोन पिलो, हार्नेस और कई एरो हेड्स भी मिले हैं। खैर ये शूज देखने में तो काफी अट्रैक्टिव हैं, बट जरा सोचिए कि क्या सच में किसी ने इन्हें पहना होगा। द वाउंड मैन। दोस्तों, द वाउंड मैन एक फेमस सर्जिकल डायग्राम है जो कि 14th और 15th सेंचुरी की यूरोपियन मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट से ओरिजिनेटेड है। ये डायग्राम तब और भी फेमस हो गया जब वेनेटियन फैसिकुलस मेडिसिन ने अपनी बुक्स में इसको प्रिंट करवाया। वेनेटियन फैसिकुलस मेडिसिन को आप यूरोप की फर्स्ट मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, जो साल 1491 में फीचर हुई थी। ये डायग्राम रीडर्स के लिए एक विजुअल गाइड तैयार करता है जो कि अलग अलग इंजरीज और डिजीजेस को दर्शाता है, और साथ ही इनके साथ लिखे टेक्स्ट में इन इंजरीज और डिजीजेस को क्योर करने का तरीका भी बताया गया है। ये डायग्राम 17th सेंचुरी तक ऐसे ही बुक्स में प्रिंट होता रहा और लोग इस पॉपुलर फिगर को पहचानने लगे। इस वाउंड मैन पर बनी इंजरीज में कट्स, ब्रूज, रैशेस, थॉर्न स्किन, स्क्रैचेस और कई विनमस एनिमल बाइट्स भी बने हुए हैं, और साथ ही इन सबको क्योर करने के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस तरह की चीजों से हम ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि प्राचीन समय में मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को कितनी जानकारी हुआ करती थी। रिमोट वाइकिंग ट्रेडिंग स्टेशन। जुलाई 2020 में जब एक नॉर्वेगियन आर्कियोलॉजी स्टूडेंट अपने ट्यूटर के साथ एक फील्ड पर गया तो उन्होंने वहां अपनी कंट्री का पहला वाइकिंग ट्रेडिंग स्टेशन डिस्कवर किया। इस प्रीवियसली अननोन स्टेशन से एशिया, फिनलैंड और ब्रिटिश आइल्स के कुछ कॉइन्स, ज्वेलरी, सिल्वर, गोल्ड और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इसी साइट पर कुछ अरेबिक कॉइन्स भी पाए गए हैं जो बताते हैं कि वाइकिंग्स कितनी दूर दूर तक ट्रेड्स करते थे। नॉर्दर्न नॉर्वे पारंपरिक रूप से वाइकिंग्स का गढ़ तो नहीं था, पर निश्चित रूप से यह उनके लिए 9th सेंचुरी का एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर रहा होगा। नॉर्दर्न नॉर्वे के वेस्ट साइड्स पर कई एग्रीकल्चर और फिशिंग कल्चर के सबूत मिले हैं, लेकिन वो कई साल बाद के हैं। इस नई साइट को अब सेंटोर के नाम से जाना जाता है और ये नॉर्वे का सबसे पुराना ट्रेडिंग प्लेस कहा जा रहा है। पोस्ट सालिश वॉर क्लब। दोस्तों, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे आसपास क्या क्या है। मार्च 2022 में वैंकूवर आइलैंड के रॉयस्टॉन में मार्क लेक को अपने बैकयार्ड में एक एंशिएंट कोस्ट सालिश वॉर क्लब मिला। पहले उन्हें यह किसी मामूली लकड़ी के टुकड़े जैसा ही लगा जो बस यूं ही उनके मैपल ट्री के नीचे जमीन के अंदर दिख रहा है, पर फिर उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें यह आर्टिफैक्ट किसी आर्कियोलॉजिस्ट के पास ले जाने को कहा और इसके बाद जाकर उन्हें इसके बारे में जानकारी हासिल हुई। यह अभी तक डिस्कवर किया गया अपनी तरह का बस एक ही आर्टिफैक्ट है। यह क्लब लकड़ी की बजाय एक सॉफ्ट स्टोन से बना हुआ है और यह कितना पुराना है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। बट सालिश लोग आज से लगभग 1000 साल पहले ब्रिटिश कोलंबिया में रहा करते थे और आज के समय में भी लगभग 25,000 सालिश लोग यहाँ रहते हैं, पर उनकी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि ये क्लब एक छोटा है लेकिन उनकी हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिल्वर फोलेरा। दोस्तों, स्नेक क्वीन मेडुसा के बारे में तो हम सबने ही कहानियों या कार्टून्स में सुना है, पर क्या ये सच में एग्जिस्ट करती थी? इस सिल्वर फोलेरा ने आर्कियोलॉजिस्ट को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दूं कि फोलेरा एक डिस्क शेप्ड ऑर्नामेंट होता है जो रोमन सोल्जर्स अपनी परेड के वक्त पहना करते थे। इस सिल्वर फोलेरा पर मेडुसा का सिर जैसे बना है और इस पर्टिकुलर फोलेरा पर मेडुसा की बड़ी डरावनी आंखें साफ दिख रही हैं। इस आर्कियोलॉजिकल फाइंड ने विंडोलांडा की ऑलरेडी रिच आर्टिफैक्ट डिस्कवरीज को और भी शानदार बना दिया है। सिल्वर फोलेरा के साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने पुरानी मिलिट्री लाइफ के एविडेंस भी खोजे हैं। साथ ही इन्हें तलवार, कमाल की पॉटरी, एक बीड, बो, ब्राउच, एक मयान और बेहतरीन ढंग से प्रिजर्व वुडन बाथ क्लॉक भी मिला है। सिल्वर फोलेरा समेत ये सारी डिस्कवरीज विंडोलांडा के लैब्स में सुरक्षित रखे हैं और 2024 में विंडोलांडा में एक एग्जीबिशन भी कराया जा रहा है जिससे सभी इन्हें अपनी आंखों से देख सकें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे एंशिएंट आर्टिफैक्ट जो हमें हैरान करके रख देते हैं और हमारे दिमाग में कई सवाल छोड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इनक्रेडिबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।